बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ हूँ मैं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। जैसे जैसे 13 तारीख नज़दीक आती जा रही है, पीडीएम की सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं। वो अपने अपने कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए छोटी मीटिंगें और कार्नर मीटिंगें उन्होंने शुरू की हुई हैं। लेकिन कल 7 तारीख को मरियम नवाज शरीफ साहबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, उन्होंने जो लफ्ज़ बोला है वो आज काफ़ी डिस्कस हो रहा है, आर या पार। उन्होंने उसके साथ ही कहा है कि अब 8 तारीख को जो पीडीएम का इजलास होगा वहाँ ये फैसला हो जाएगा, या आर हो जाएगा या पार हो जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी एमएनए को दबाव के तहत जब हमने फैसला किया कि रिज़ाइन करना है तो उस पर कोई दबाव आया तो अवाम उसका घेराव करेंगे। देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोलो फ्लाइट भर रही है, क्योंकि पीडीएम के फैसलों से पहले मरियम नवाज शरीफ साहब का ये बयान इस तरह जिस तरह एक एडवाइस के तौर पर है, हुक्मन कहा जा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पीडीएम के इजलास में काफ़ी सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक जमात है। देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी क्या इस्तीफ़ों में इनका साथ देंगे या आइंदा सेनेट के इलेक्शन को लूज़ करना चाहेंगे या सिंध हुकूमत की कुर्बानी देंगे। अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन है कि हमद हमीद साहब का इस्तीफ़ा पहला बारिश का कतरा आ चुका है। देखना यह कि पिछले दिनों जो एक आपके सामने खबर आई थी कि एक नापसंदीदा शख्सियत ने रायविंड में, जिनका नाम जो निसार है, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की क्योंकि उनकी वालदा साहबा की वफ़ात पर वो ताज़ियत के लिए आए हुए थे। उसके बाद बाखबर ज़राए ये बताते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना बयानिया जारी किया है कि दरवाजे खुले रखने चाहिए, क्या ये कोई आखिरी जंग है? क्योंकि आर या पार का मतलब ये है कि क्या कुछ एमएनए इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि इस्तीफ़े देने का बाकायदा तरीक़ाकार एक मौजूद है कि अमेंडमेंट हो चुकी है कि जो पार्लियामेंट रूल्स हैं उसमें सैनेट, सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली शामिल है कि अगर किसी पार्टी को सारे इस्तीफ़े जमा करवा दिए जाएँ और पेश कर दिए जाएँ तो वो इस्तीफ़े कबूल नहीं होते। ये नेशनल असम्बली के स्पीकर को, चेयरमैन सैनेट को और सूबाई असम्बली के भी स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि वो चीज़ देखते हैं कि क्या ये इस्तीफ़ा प्रेशर के तौर पर लिखा गया है, उनको बुलाया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, ख़ुद उससे बात की जा सकती है, फिर वो कौमी असम्बली को भेजेंगे। लंबा प्रोसेस है, पेंडिंग भी कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा मौजू आज का ख़ास तौर पर रहेगा वो ज़रूरी है कि वज़ारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों को हदायत की है कि पाकिस्तान में सियासी और मजहबी जमातों ने अपने जत्थे बनाए हुए हैं जिनको उन्होंने यूनिफॉर्म भी दी हुई है और उसी तरह डील करते हैं जिस तरह पाकिस्तान की एनफोर्समेंट एजेंसियां करती हैं। इस पर भी मेरा ख्याल है कि वो सोच रहे हैं, लेकिन उसके तनाज़ुर में फजल रहमान साहब जो पीडीएम के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि हमने रज़ाकार है हमारे पास, लेकिन यह क्या पाकिस्तान इस किस्म की सिचुएशन, जत्थे और ये यूनिफॉर्म अगर सियासी पार्टियाँ बनाती हैं तो मुल्क इसका मुतहम्मल हो सकता है कि नहीं, ये हमारा इस वक्त मौजू रहेगा। राना मोहम्मद अरशद साहब सीनियर मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ हबीब साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और रौ मंजर याद साहब सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। मियाँ हबीब साहब ज़रा आगाज़ कीजिए कि ये तो आखिरी जंग होती है कि आर या पार। मसलन जाहिर है कि अभी तो पीडीएम ने फैसला करना है, फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च होना है, इस्तीफ़े देने हैं नहीं देने, फैसला होने को। राना तनवीर साहब ने दरमियान में एक बात की है, उन्होंने कहा है कि ये तमाम सियासी जमातों की जो एग्जेक्टिव कमेटीज़ होती हैं, उनकी पार्लियामानी कमेटियाँ होती हैं, वो फैसला करें। क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में देखा है, बहुत सारी तहरीकें देखी, बहुत सारे एहतजाज देखे और हुकूमतें बनती भी बिगड़ती भी देखी। बहुत सारे लोग जो हैं इक़्तिदार में शरीक होते भी देखे, इक़्तिदार से रुखसत होते भी देखे। ऐसी जो बातें होती हैं ना, ये ना सियासी बयानबाजी या सियासी भड़कबाजी आप कह सकते हैं। देखिए, किसी सूरत में भी कल जो है वो आर या पार नहीं हो सकता। इवन के ये जलसा भी जो है जितना मर्जी कामयाब हो जाए, जितनी मर्जी आप खलकत इकट्ठी कर लें, लेकिन ये आर पार वाला जो है ना कि कल 8 दिसंबर को या 13 दिसंबर को जो है वो आर पार हो जाएगा और ये आखिरी जंग है,
ये एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं जो देखता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च के लिए या एक सियासी माहौल को गर्म करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, और ये उसी के लिए जो है वो एक माहौल बनाया जा रहा है। कोई ऐसी बात सियासी लीडर आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से इस किस्म की अग्रेसिवनेस उस तरफ से लीडरशिप की तरफ से नहीं आई, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उससे एक कदम आगे है। असल में बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस सिस्टम का हिस्सा है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून जो है ना वो उसके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है, और वो चाहते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में हमारी शिरकत नहीं है, हम शराकतदार नहीं है, तो किसी के पास भी इक़्तिदार ना रहे। और ये सारी स्ट्रगल जो इस वजह से वो अग्रेसिव ज़्यादा है। और फिर दूसरा जो है वो चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है इस सारे टेनोर में वो टारगेट वो है मुस्लिम लीग नून, तो और जितना उन्होंने सख्त किस्म का एक बयानिया अपना रखा है और वो अदारों को उन्होंने जो है वो टारगेट किया हुआ है, तो उसके बाद फिर जो है ना ये दू बदू वाली लड़ाई है। बाकी तो सारे शामिल बाजा मैं कहूँगा कि उस तरह हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि कल को आप देख लीजिएगा, चूंकि उन लोगों के स्टेक कुछ और है, मुस्लिम लीग नून के स्टेक कुछ और है। मुस्लिम लीग नून जो है वो वाकई जो है वो या तो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है, या फिर जो है वो अदारों को तबाह और बर्बाद कर देगी। दोनों में से उनका किसी ना किसी जगह को राब्ता है, क्योंकि इतना एतमाद से जो बात करते हैं, एक आप लोकल एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, नेशनल एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है। बिल्कुल आपने दुरुस्त इशारा किया इकबाल शाहिद साहब। इस मुल्क में मैंने जो अपने 32 साल सहाफ़ती कैरियर में देखा है, हमेशा जो तहरीकें होती हैं ना उनको किसी न किसी की शय होती है, वो अंदरूने मुल्क से हो या वो बैरूने मुल्क से हो। हमने भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हुई थी वो उसको डॉलर सपोर्ट कर रहे थे, और वो जितने उसमें कौमी इत्तेहाद के लोग थे वो बाद में हमने देखा उनको बाद तक भी डॉलर मिलते रहे, और फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ हो गई थी। लेकिन पहले नून के पास तो डॉलर बथेरे हैं, नहीं कहाँ से मिलेंगे? ये बात नहीं, सिर्फ डॉलर ही जो है ना बात ये वो ही एक पहलू नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा आप देखें ना स्पोर्टिंग एलिमेंट भी होते हैं। मिसाल के तौर पर हम चूंकि हमारे यहाँ एक नज़रिया है जी पाकिस्तान में अगर तब्दीली लानी है तो वो अमेरिका या फ़ौज के बगैर नहीं आ सकती, तो हो सकता है कि अमेरिका की इंटरनेशनल एस्टेब्लिश, क्योंकि इस वक्त ये खित्ता जो है ना देखें, हमें इसको पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ 73 साल से इसमें अंदरूनी मुदाखलत भी और बैरूनी मुदाखलत भी होती रही, बल्कि बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रही है और आज भी उनके फैसिलिटेटर हम रहे हैं, उनके फैसिलिटेटर रहे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, अब मसला यह है कि उन्होंने दो खित्ते ऐसे हैं, एक अरब मुल्क मिडल ईस्ट और दूसरा एशिया। यहाँ जो है ना वो एक किस्म की उन्होंने जंग मसलत कर रखी है, यहाँ तोड़ फोड़ का अमल जारी है। तो पाकिस्तान जो है ना उसका बड़ा अहम मोहरा है इस खित्ते की सियासत का। तो पाकिस्तान में भी वो तोड़ फोड़ करके हर कुव्वत जो है वो अपनी मर्जी के लोग लेके आना चाहती है, और ये सारी कश्मकश जो है उसी सिलसिले में है। अब लोग इस कंफ्यूजन में हैं, और वाकई इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं। मैं जो देखता हूं कि अगर अपोजिशन इस हद तक जा रही है, 2.5 साल तक 2 साल तक इनको कोई होश नहीं था, उस वक्त तक जो है वो ना तो रिगिंग हुई थी और उसका इनको एहसास था, और ना ही जो है इनके खिलाफ जो केसेस थे उनका इनको एहसास था। अब आकर ये अचानक जो है वो सारा मामला जो है वो तलट पलट हो गया और ये इख्तिजाज की तरफ निकल आए, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मॉडल। राणा साहब से पूछते हैं, राव साहब मैं राणा साहब से बात करके आपकी तरफ आता हूँ। राणा साहब, वजह यह है कि जब अभी तक फैसला ना पार्लिमानी पार्टी ने किया है और ना अभी PDM ने किया है, उससे पहले इस किस्म के बयान नुकसान देंगे नहीं देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मियाँ हबीब साहब क्योंकि माशाल्लाह बड़ी फहम फरास्त रखते हैं, उनका बड़ा वसी तजर्बा है। मैं अर्ज़ सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि जब इन नलायकों ने 25 जुलाई 2018 को शब्बे खून मार के हुकूमत ली और लोगों को ऐसे वर्गलाया हुआ था कि हमारे पास 200 एक्सपर्टीज की टीम है, ऐसे न्यायी सब आएंगे और ऊपर से और नीचे से 200 अरब डॉलर आ जाएंगे। फिर इन्होंने ऐसा झूठ बोला कि हमारे पार्लियामेंटेरियन को 1.5-2 माह पहले चकमे देकर जनूबी पंजाब के नाम पर महाज बनाया गया कि विदिन 100 डेज सूबा बन जाएगा। फिर मैं अब अर्ज ये करना चाहता हूँ, इसमें धांधली तो ना, आप दूसरी बातें कर रहे हैं ना। नहीं, धांधलियां तो आपके इलेक्शन कमीशन में पिटीशन कितनी है?
नहीं, इलेक्शन पिटीशन 1 हो या 50 हो या 100 हो, तो आपके इल्म में है कि जब इलेक्शन हुआ फौरी तौर पर APC होती है। फजलुर रहमान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था कि असेंबलियों में ओथ ना लिया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीओ पार्टी ने कहा कि हम असेंबली में बैठेंगे और प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे, वहां बैठकर बात करेंगे। मान लेना हुकूमत नहीं, हुकूमत नहीं मानी। हमने जो प्रोसीजर था हमने तवक्को रखी। बिलावल ने तकरीर की थी कि आप मेरे भतीजा, नहीं सीधा कहें उस वक्त तक आशीर्वाद नहीं थी किसी की, और आशीर्वाद ना थी ना है ना जरूरत है। अगर आशीर्वाद ही हो तो एक अनपढ़ आदमी को समझ में आ जाएगा कि 1.5 साल से हमजा शबाशी साहब जेल में हैं और मियां शबाशी साहब जो 2019 के बजट के बाद इनको कह रहे हैं कि मसाके मशीयत कर लें, तो उनको ताने दिए गए कि ये NRO मांग रहे हैं। हमने 2.25 साल टाइम दिया कि जो उन्होंने वादे किए थे, जो कंटेनर पर खुतबात दिए थे, शायद उनमें से कोई एक आधा पूरा करें। तो माशाल्लाह 115 के करीब माशाल्लाह इमरान खान साहब ने यू टर्न लेकर अपने आप को आलमी चैंपियन झूठों का IG बना लिया है। मैं अर्ज करूंगा कि डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है, 168 रुपए तक गया। आज इशू ये है नया गन्ना आ गया। आप कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है, आपकी तो पिटीशन दो राय नहीं है। नहीं, आपकी पिटीशन भी ज्यादा नहीं, एक फोरम तो है ना बकायदा। सर गुजारा ये है कि जो डिप्टी स्पीकर आजकल फिर है, जो बलूचिस्तान से मेंबर नेशनल असेंबली थे, तो आपके इलेक्शन कमीशन ने जब उनके रिजल्ट्स को देखा तो 62,000 के करीब वोट जाली थे जिनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था और उनको नाहल किया गया। तो वो स्टे पर हैं और क्योंकि सारी हुकूमत ही जो वो स्टे किसने दिया? इमरान खान ने? नहीं, हमने नहीं दिया, अदालत ने दिया। और अदालत घर बैठे नहीं स्टे देती, अदालत में कोई जाता है। जैसे बिलियन ट्रीज के नाम पर यार नियाजी साहब ने स्टे लिया हुआ है, तो वो तो कहते थे कि साहब का करूंगा, अपने आप को पेश करूंगा। करवाएं। नहीं, हमने तो प्रोसीजर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं। बड़ी सीधी बात है, हमें 2.5 साल में भी उम्मीद नहीं। जब राणा सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो मंशियात डालेंगे और जज कहेंगे जाती बातें को करते हैं। नहीं, जाती नहीं है। कौन कहता जाती है? राणा सनाउल्लाह मुस्लिम लीग पंजाब का सदर है, वो जाती हैसियत उनकी घर में होगी, लेकिन बतौर पंजाब सूबाई सदर, हर पार्टी का 4 सूबे है ना, हर पार्टी के 4 ही सदर होंगे ना। तो जब नियाजी साहब ने FIA, एंटी करप्शन, नैब के तमाम तर कहने के, चलो सवाल की तरफ आते हैं। और रिजल्ट ना आया। आज इशू ये है, सवाल की तरफ आते हैं। सवाल मैं आपका समझ गया। इशू ये आज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, और इन नलायकों की नलायकी की वजह से पाकिस्तान की जो तरक्की का रेट 5.8 था, वो पिछले साल कोविड से पहले 1.9 हुआ और अब 0.4 पे गया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज गरीब इसलिए परेशान है कि जो आपका आलू 20 रुपए किलो था वो भी 150 रुपए तक चला गया, और अदरक 800 रुपए का करके कहते हैं कि हम गरीबों के साथ बहुत हमदर्द हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हम जेलें भुगत रहे हैं, शबाशी साहब भी अंदर हैं, ख्वाजा साहब 1.5 साल जेल भुगत के आया। सवाल की तरफ आते, सवाल ये है कि वजह यह है कि आप जो ये आखिरी दीवार के पास पहुंच चुके हैं, क्या मियां शबाशी साहब आपको पता है कि इस वक्त जेल में हैं, मियां हमजा शबाशी साहब जेल में हैं, तो अगर आप ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि कितने MN मियां शबाशी साहब के साथ राब्ते में हैं। वो तो कहते हैं बातचीत चलनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? किस तरह इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे? पर सब गुजारिश ये है, हम भी ये बात कहते हैं कि नेशनल डायलॉग होने चाहिए, हम भी ये बात कहते हैं कि ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल बनना कहां पे है यार? को तवक्को होती है ना कि घर का सरबराह होता है, तो घर के जो सरबराह होता है वो लूट प्यार के बावजूद तो मियां शबाश पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के, जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शबाश हैं, वो बात करें, वो तो नहीं करते। नहीं, तो मियां शबाशी साहब की कोऑर्डिनेशन के साथ ही बात हो रही है, जो CWC बात होनी चाहिए, जो आप कहते हैं बात होगी नहीं, बात अब बात अपना एक बार सब गुजारे ये है, जब नेशनल इश्यूज होते हैं, कश्मीर का इशू हुआ, फिर वो पायलट साहब आए थे, मिठाई देने के लिए आए थे, और फिर वो पकड़े गए, सुना है कि पिस्टल भी था, तो हमलावर जो होता है ना, वो हमलावर ही होता है, वो मैं हूं या कोई हो, तो उसको ऐसे चाय पिलाकर वापस किया गया। ये है बुज़दिली का मुजाहरा जो इमरान नियाजी साहब ने किया, और अब कलपोषण के पीछे भाग रहे हैं, वकील ले ले, ये कर ले, वो कर ले। हम ये कहते हैं कि नलायक को 1400 दफा हमारी LOC की वायलेशन हो चुकी है,
अफवाज पाकिस्तान के बेटे तो कुर्बानियां भी दे रहे, खड़े भी हैं। आपका बयान कभी है सियासी पार्टियों का कभी बयान इंडिया के खिलाफ नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ना, मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कलभूषण के पकड़ने के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया था, उसको जो डिप्लोमेटिक उसका स्टेटस बहाल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह फेस किया था। लेकिन न्यायी साहब कहते थे कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। अब खान साहब खुद कौमी असम्बली में कहते हैं कि मोदी मेरा फोन कॉल नहीं सुनता, और फिर ट्रंप को मान लिया। कल क्या करेंगे आप? जिस वक्त आप बैठेंगे पीडीएम की मीटिंग में, आप वो आपसे पूछेंगे, आपने अनाउंस ही कर दिया था, हमें नहीं पूछेंगे। पीडीएम का इजलास आज भी था, आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। पीडीएम पंजाब का कल सरबराह इजलास, जी मैं अर्ज करना चाहता हूं, 7 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून के दफ्तर 180 माल्टाउन में इजलास हुआ था, जिसमें मरकजी और सूबाई ऑफिस होल्डर थे। आज प्योर पार्टी के ऑफिस में फैसल टाउन में इजलास था, जिसमें उनके सूबाई सदर कायरा साहब और हमारे सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान साहब, अयाज सादिक साहब और हम सब लोग थे। वहां बैठकर तमाम पार्टीज ने अपना अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो दिया, और जो पंडाल कमेटी थी, उसके बाद को शामिल कमेटियों, और हमने वहां पर जो पॉइंट्स हैं हमारे मुश्तरका हैं, मुतफक्का हैं, और पीडीएम ही अनाउंसमेंट करेगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ये बात है ना। अभी और हम पीडीएम मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि जब पीडीएम चाहेगी मुस्लिम लीग नून से जो डिमांड या जो कहा जाएगा हम अमल करेंगे, वो इस्तीफे हो या नहीं हो, वो कोई और पॉइंट्स हो। राव साहब सुन रहे हैं आप? जी मैं ऑनलाइन हूँ जी। राव साहब, इस वक्त जिस वक्त लाहौर में आपने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी है, और यहाँ यानी क़यादत भी यहीं मौजूद है, और कार्नर मीटिंग हो रही हैं, छोटे मोटे वो मार्च भी, यानी आप कह सकते हैं कि लाहौर में आज काफ़ी उन्होंने दफ्तरों का दौरा किया बीबी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने। सही है। तो वो जब वो कहती हैं कि जाहिर है कि आर या पार हो जाएगा तो इस्तीफे हम देंगे, और जो इस्तीफे दबाव के तहत नहीं देगा हम अवाम उसका घेराव करेंगे। तो अभी तो पीडीएम का इजलास नहीं हुआ, अभी 13 तारीख नहीं आई, उससे पहले सोलो फ्लाइट है, इसके असरात क्या दूसरी पार्टियों पर हो सकते हैं? कल क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। मैं तवज्जो से मोहतरम राना अरशद साहब की बात सुन रहा था और मियां हबीब साहब की दानिशमंदी से फैज़ पा रहा था। मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती कि आपका सवाल कोई डिफरेंट है और हमारे दोस्त जो हैं वो कोई और फरमा रहे हैं जवाब उसका। दे हैव द राइट, दे हैव द राइट, लेकिन ये राइट जो है सर स्टीफन सॉकर के सामने तो नहीं दिया जा गया ना। वहाँ बीबीसी के सामने तो ये राइट नहीं था सर। वहाँ तो सर पसीने छूट गए थे। वहाँ तो जब इंटरव्यू के बाद मैं आपको खबर दे देता हूँ कि साहबदार साहब ने उस बंदे के साथ बदतमीजी की है जिसने इन्हें बीबीसी पे लेके गया था। छोड़े इन बातों को। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मैं एक डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम रखने वाला तालिब इल्म हूँ। क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसमें PMLN नवाज शरीफ और ये आले शरीफ जो है ये हुकूमत में ना हो तो वो हुकूमत गैर जमहूरी है? ये क्या सवाल है और ये क्या ओपिनियन है? ये लोग ना जुडिशरी को मानते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट को मानते हैं, ना गवर्नमेंट को मानते हैं, बल्कि इनकी स्टेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम खुद फैसले करेंगे। ना अदालतों को भी नहीं मानते ये लोग। तो मेरी गुजारिश सादा सी ये है कि पर्सनल वेंडेटा में ये लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बड़े बड़े मुदब्बिर संजीदा लोग भी PMLN में, पीपल्स पार्टी में और दूसरी पार्टियों में हैं। जी ऐसे ही। मैं सिर्फ एक सेगमेंट की बात कर रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा जिसको फायदा हुआ है, माली फायदा, वो पर्सनल एंगर के अंदर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आप जरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, आप पार्लियामेंट के रूल्स पर पढ़ लीजिए। जो हमारी जय्यद लीडर साहिबा हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्या उनका ये फरमाना कि हम घेराव करेंगे उन MNAs का या पॉलिटिशियंस का या कारकुनों का जो उनकी बात नहीं मानेंगे, क्या ये खिलाफ कानून बात नहीं है? आप नहीं, वो लीगल एक तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत जाहिर है वो उनको। सर आप हर चीज पे अलाउंस तो मत देना जी। जी ऐसे ही। हम कोई बादशाहत में तो नहीं रह रहे ना, और हम किसी को बादशाह बनने भी नहीं देंगे। अगर किसी के जहन में ये है कि वो बादशाह बन जाएगा तो बादशाह नहीं बन सकता जी। देखिए मैं आपको दोबारा अर्ज कर रहा हूं, मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस पेश किया है एक रिपोर्ट की फॉर्म में
कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएल तीनों शामिल हैं, इन्होंने आज तक जो इन्होंने इलेक्शन में वादे किए इन्होंने आज तक उसका 5% भी पूरे नहीं किए। 5% की बात कर रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड हूं। मैं आपको वो लिंक भिजवा सकता हूं, आप उसे देख लीजिए। अच्छा, अब मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हम ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो खतरनाक हद तक पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। अब वो मैंने आज आपका वो कॉलम मैंने पढ़ा है, वो वाकई उस पर फिर किसी मुफस्सल प्रोग्राम भी करेंगे। जी, अब आप ये देखें कि इंडियन आर्मी का चीफ पहली बार, यानी हमें 73 इयर्स के अंदर पहली बार वो सऊदी अरेबिया गया है। यूएई भी गया, यूएई उसने बाद में जाना है। आप समझते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आप किस लिए गए हैं? मतलब अब आप समझ जाइए कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रही है, और वो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है उसमें सबसे बड़ा जो रखना इस वक्त है वो दो आंसर हैं इस वक्त। एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड जो इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रही है पार्टीज, ठीक हो, वो उनके राह में रखना है। और मैं आपको आज तकलीफ से बता रहा हूं, मैं इंडियन टीवी और इंडियन रेडियो देख रहा हूं, आप यकीन फरमाएं जितनी नफरत वहां से इमरान खान के खिलाफ की जा रही है, मैं आपको अर्ज नहीं कर सकता। और मैं किसी की वफादारी पे कोई बात नहीं करूंगा, सारे मुहब्बे वतन हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे कम से कम मेरे से ज्यादा मुहब्बे वतन हैं। सर, ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों का बयानिया टोटली वही है जो पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया है? मैं कैसे ये मान लूं कि इसके अंदर इत्तेफाक जो है वो कोइंसिडेंस है? आप बिल्कुल कहें जी कि इमरान खान पपेट है, मानते हैं कि इमरान खान जो है पपेट है, लेकिन आप मुझे बता दें कि उससे पहले आपके लीडरान जो आए थे वो कितने सूरमा थे? सारे आर्मी लेके आई है। कौन सा बंदा जो नहीं जानता कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नवाज शरीफ साहब तो तकरीर नहीं कर सकते थे? कलभूषण का उन्होंने नाम कभी नहीं लिया, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं। आप मुस्लिम लीग के किसी बंदे से पूछ लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कभी कलभूषण का नाम लिया हो? ये सर सारी, अब हम असल में एक बहुत लंबी डिबेट में चले जाते हैं। दोबारा आपकी तरफ राव साहब आते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां बीब साहब जी लाइन पर रहिएगा। मियां बीब साहब, आपने देखा कि राव साहब जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, जो जियोपॉलिटिकल सेटअप इस वक्त जो ब्लॉक्स बन रहे हैं उस पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यानी अरब कंट्रीज अगर हमारे साथ नहीं है तो ये किसी के लिए भी खुशी की बात नहीं है, भले अपोजिशन ही क्यों ना हो, कि अगर वो ये कहते हैं कि हुकूमत के साथ कोई नहीं है तो जाहिर है वो अपने अपने मफाद आते हैं, वो अपने अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं। उसमें 100 मैनी रीजन है। इंडिया में जो सिलसिला है इस पर क्या कहेंगे? इस वक्त अपोजिशन को दो चीज़ें तो आपको नजर आ रही है। एक है मुल्क में कोरोना से लोग मर रहे हैं, ये तो रोज़ाना, इसलिए हम कहते हैं कि रोज़ाना पट्टी चलती है। सही। दूसरा, हमारे मुल्क के हालात इस वक्त, अगर मुल्क मजबूत होगा तो हम सियासत करेंगे, इस पर बात करें। अच्छा, मैंने इसी तरफ इशारा किया था कि जो मैंने कहा था कि दो खित्ते जो हैं वो इस वक्त उन पर जंग मसलत है, एक मिडल ईस्ट और दूसरा एशिया, और ख़ास करके ये खित्ता जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका, भूटान, ये नेपाल, ये वाला, और अफगानिस्तान, ये सारा इलाका, और रशिया, ये शामिल है। अच्छा, राव साहब ने भी उसी तरफ इशारा किया, और ये वाकई इस वक्त जो है ये दुनिया तकसीम होने जा रही है, और मुझे एक जो है वो बाकायदा जंग होती हुई नज़र आती है। अल्लाह ना करे, ये कोई हमारी ख्वाहिश नहीं, और ये जंगें हमेशा तबाही लेकर आती हैं, लेकिन हालात सारे जो है ना उस तरफ को जा रहे हैं। और हमेशा जब अपने मफादात हासिल करने होते हैं ना तो उस मुल्क में उसको तकसीम, उसके तमाम सेगमेंट को तकसीम कर दिया जाता है। तो आज की दुनिया में फिफ्थ जनरेशन वारफेयर कहते हैं। सियासी जमातों सबसे अहम होती हैं, चूँकि वो उन्होंने रायामा हमवार करनी होती है। तो इस वक्त भी पाकिस्तान में ये ना किसी तहरीक चलाने का ये वक्त है, एक तो कोरोना है, और ना ये किसी किस्म के जो है वो पाकिस्तान में कोई आजमाइश का, ये जिसको हम कहते हैं कि इस वक्त जो है वो इक़्तिदार को उल्ट पुल्ट करने का वक्त है। ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं, लोग नको नक आए हुए हैं, महंगाई अपनी जगह पर है, सारा कुछ अपना। लेकिन हमें इतना शऊर होना चाहिए कि इस वक्त इंटरनेशनली हालात किस किस्म के बन रहे हैं और किस तरफ को जा रहे हैं, उसमें सिर्फ अपने मफाद के लिए अपनी रियासत को नुकसान पहुंचाना मेरा नहीं
मैं नहीं समझता कि किसी ये दानिशमंदी का फैसला है, और इस हवाले से जो है वो कोई तहरीक चलाना या जिससे हुकूमत को छोड़ दें, हुकूमत कोई मैटर नहीं करती, जिससे रियासत को जो है वो नुकसान पहुंचे या रियासत कमज़ोर होती हुई है ना। देखिए मुझे एक समझ नहीं आती कि सारी दुनिया में फोकस जो होता है ना सबसे वो ज़्यादा वो अपना मुल्क होता है, अपनी रियासत होती है। तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां अपनी शख्सियत जो है वो सबसे अहम होती है। मैं किसी एक लीडर का नाम नहीं लेता, तमाम लीडरशिप जो है वो इसी खाते में मैं समझता हूँ, और सब ने इस किस्म का सबूत दिया। अब कहीं अल्लाह करता कभी माजी में ऐसा हो चुका होता या हमें इस वक्त या मुस्तकबिल में ऐसा होता हुआ नजर आता, किसी एक इशू पर हम इकट्ठे हो जाते कि अच्छा यार इस वक्त जो है हालात इस किस्म के हैं कि हमें नेशनल इत्तफाक राय, कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है, तो कम अज कम हम जो है ये लोगों को ये तासर दे सकते किसी भी कौम को कि नहीं हम इन मामलात पर जो है ना वो हम इकट्ठे हैं। ब्रेक की तरफ जाना है। राणा साहब को सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ मैं। बात यह है कि जाहिर अपना अपना पार्टी होता है। हमने देखा कि क्लब्स हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ AGM की मीटिंग होती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है। AGM का मतलब अगर बेसिक ढांचा कोई सियासी रुख अख्तियार कर रहा हो, ये मेन फैसले करने हो, तो फिर AGM बुलाते हैं या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाते हैं। यानी आप लोग जब मीटिंग करते हैं तो चाहे टॉप ब्रास करती है, और आम तौर पर ये परसेप्शन है कि आप लोग जाहिर है कि जो चंद बड़े लीडर हैं या बेनिफिशरीज हैं या उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो स्टांस लेके इस चीज़ों को सबको, यानी मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक माहौल बना के लोग आपके साथ, आपके मुंतखब नुमाइंदे उस तरीके से उनकी राय नहीं है। इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। राणा साहब सवाल तो आपने सुन लिया, तो उसमें ऐड सिर्फ इतना करूंगा कि PDM के बाद जिस तरह आप अग्रेसिवली एक लोगों को बता चुके हैं कि ये हम इस्तीफे देने जा रहे हैं और आर या पार, कहीं आपके साथ हाथ ना हो जाए। पीपल पार्टी जो है उसका पंजाब में तो पहले कख नहीं है, आपके सामने क्या वो सारी खुदकशी की तरफ बढ़ जाएगी, आपके हाथ में लगाम पकड़ा दे? ऐसा सब कोई खुदकशी नहीं कर रहा। माशाल्लाह मुझसे सारे ज़्यादा समझदार हैं, माशाल्लाह मियाँ साहब और राव साहब भी। इशू ये है कि मैं एक वर्कर आदमी हूँ। मैं कल अपने हल्के शाहकोट ननकाना में वार बटन में था, तो वहाँ पर जो गरीब आदमी है वो ये रो रहा है कि हमारी 2 एकड़ ज़मीन है, हमने गंदम काश्त कर रहे हैं, DAP जो 1.5 साल पहले 2500 की थी आज 4300 की मिल रही है। तो मैं उसमें क्या कहूँ कि ये किसी का कसूर है? कसूर हमेशा गवर्नमेंट का होता है। जब हम थे तो हमारी जिम्मेदारी होती है आईनी अखलाक की कि हम कीमतों का जो माफियाज हैं, सबसे पहले अगर मैं MP हूं, मैं माफिया हूं, तो मुझे मेरा अखलाकी हक बनता है और वो कानून मेरे ऊपर आना चाहिए। लेकिन मैं परेशान हूं कि चीनी वाला जहाज वापस आ गया, वो 50 रुपए किलो से 60 रुपए किलो हुई, 90, 100, 110। अब नया गन्ना आ गया और मेरे भाई उसकी कीमत कास्ट 53 रुपए है, 65 रुपए है, तो वो क्यों नहीं 70 रुपए पे आ रही? किसने लानी है? मेडिसिन महंगी होती है, राजा अमर क्यानी साहब को फारिग कर दिया जाता है, 400 अरब की करप्शन होती है, रेट फिजिकली तौर पर 300 से 400% बढ़ते हैं।
अगर कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट हो या कोई MPA हो या कोई, मैं खरीद सकता हूं, लेकिन हर आदमी नहीं खरीद सकता। जिसको 1.5-2 लाख रुपए सरकारी तनख्वाह मिल जाएगी या मैं MP हूं मेरी तनख्वाह होगी, तो हर आदमी की तो नहीं होगी। वो किधर जाए? जिसकी मां मर रही है, हॉस्पिटल में मेडिसिन फ्री मिलती थी, इंसुलिन फ्री मिलती थी, अब नहीं मिल रही। कैंसर के मरीज रो रहे हैं और शबाशी साहब अपनी जेब से नहीं देते थे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट देती थी। और आज यूरिया की बोरी 1800 रुपए की है, भाई 1300 रुपए की थी तो उस वक्त क्यों थी? और आज क्या इश्यू है? गंदम 1400 रुपए जिम्मेदार से खरीदी गई और फखरे इमाम साहब जो खुद कहते हैं फ्लोर ऑफ दी हाउस कि हमने 66 या 61 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदी, लेकिन मुझे पता नहीं वो गंदम कहां पे गई है। अब गंदम जो है कि वो खरीदी गई, अच्छा, वो बाहर गई, वापस आई। चीनी के जो कारखाने थे उन्होंने कभी पैसे नहीं दिए थे और ये पैसे सारे उन्होंने इसने निकलवाया, बेशक नैब के डर से, एंटी करप्शन के डर से। किसने निकलवाया जी? तमाम मिलों से पुराने जो लोग पैसे। मेरे इकबाल साहब, हम वोट देने वाले लोग हैं, हमने कौन सा को ब्यूरोक्रेटी करनी है कि हमें दफ्तर में वोट डालने? हमने हर हफ्ते अपने हलकों में जाना होता है। हम MPA हो, हम MN हो, या वजीर हो, या वजीर आला भी क्यों ना कोई हो, हम जवाबदेह होते हैं। मुझे बड़ा पता है 180 रुपए गन्ने का रेट था और मिलों वालों ने एहतजाज भी किया, अखबारों में इश्तिहार भी दिए कि कीमत चीनी की बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शबाशी साहब ने परमिशन नहीं दी थी। और बिल्कुल ये चीजें और कड हैं और जो ऑफिसर आज गवर्नमेंट है ना वो पता कर ले। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं कि आज चीनी अगर मौजूद थी तो पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब इंपोर्ट की गई। जो इंपोर्ट की गई है बारीक चीनी, तो कोई जान तो रब को देनी ना। कंपैरिजन कर ले उस चीनी का और हमारी लोकल चीनी का, कोई फर्क है कि नहीं है? और अगर फर्क है तो हमें फिर अल्लाह को जान देनी, तो हमें कहना चाहिए ये जिसका भी जुर्म है, अगर हमारा जुर्म है या हमजा शबाशी साहब का जेल में बैठ के जुर्म है, उनके खाते में डाल दे। अगर हुकूमत के खाते में नहीं डालना, क्योंकि पैमरा रूल्स पर भी वो पूरी एक, मैं समझता हूं, डिक्टेटरशिप है सिविल गवर्नमेंट में। न्याजी साहब का फरमान आज मैं अखबार में पढ़ा था, जिसने कुर्सियां दी उसको नहीं छोड़ना, जो लाउड स्पीकर देगा उसको भी नहीं छोड़ना। न्याजी साहब भूल ना जाया करें, आपने 126 दिन धरना दिया और यार हमने कितने पर्चे दिए, रिकॉर्ड देख रहे हैं ना। अब हमारे कारकुनों पर 4 तारीख को फैसलाबाद कन्वेंशन होता है, तो वहां पर एक दिन पहले 3 तारीख का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है फ्लैक्स बनाने वाले पर, कि अगर ये फ्लैक्स बनाता तो वहां पर वर्कर कन्वेंशन में जाते तो वहां पर हालात खराब होने का खदशा था, लिहाजा FIR दर्ज कर दी गई एक आम मजदूर पर जो वहां पर फ्लैक्स बनाने वाली जिसकी फैक्ट्री थी, उसने किराए पर ली थी। इशू ये है कि 13 को इंशाल्लाह जलसा होगा। हमने कोई वजारत दाखिला ने, आगे चलते हैं ना, वजारत दाखिला ने एक सबको एडवाइस जारी की है, सूबाई हुकूमतों को भी बताया, अपनी हुकूमत को भी बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और मजहबी जमातों ने जत्थे बना लें जिनकी यूनिफार्म है बाकायदा। और आपने देखा कि मुल्तान में फजलुर रहमान ने डंडे और ख़ास तौर पर कहा कि डंडे का जवाब डंडे से दिया जाएगा। चलो एक मिनट, वो ये है कि क्या किसी मुल्क में आपने सुना किस तरह की? तो अफगानिस्तान में चीज़ें होती थी, भाई बंदे ने बाकायदा फोर्स ही बना लिया, तो आपको भुगतना कल को पड़ेगा। इस पर क्या कहते हैं? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल फोर्स बनी थी जब 126 दिन का धरना था, जब SSP इस्लामाबाद को डंडों से मारा, किसी और ने नहीं मारा, इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने मारा, खुद मौजूद थे। और वो जो प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर आरफ अलवी साहब, PTV पर हमला करती हैं, खान साहब कंग्रेचुलेशन, कामयाब हो गए हैं। मैं कहता हूं ये लोग तो हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, हमला नहीं करना चाहिए। फजलुर रहमान साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे लोगों को नाजायज डंडे मारे गए तो फिर हम ये हक महफूज रखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं अर्ज करना चाहता हूं सर, गुजारिश ये है, ये टाइगर फोर्स किया है। ईमानदारी से अगर कोई मुझे अफसर बताए, भाई असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर आईनी तौर पर डिस्ट्रिक्ट या तहसील के सरबराह टाइगर फोर्स के लोगों को जिन पर क्रिमिनल पर्चे हैं उनको दफातर दिए गए और कहा गया है कि वो विजिट करेंगे और उसके बाद प्रपोजल पर अमल करेगी इंतजामिया। अमली तौर पर खान साहब ने फेडरल और सूबाई लेवल पर अपनी नाकामी का इख्तराफ करके टाइगर फोर्स को वो इख्तियार दे दिया। और फिर माशाल्लाह वो क्या चौधरी गुलाम सरवर साहब ने कहा, PIA 262 और सारे पायलट जो थे जाली, और मेरे भाई उनकी वजह से हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हुई, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आज उसी तरह इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं 5 दिन पहले अगर जन्म डे पर वहां पर हजारों लोग थे तो माशाल्लाह वो कोरोना SOPs को मलहूज़े खातर साइड पर रखते हुए वहां पर खिताब कर रहे थे। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं,
हमारे लिए हम आइन के अंडर हैं। इंशाअल्लाह 13 तारीख को ये हमें परमिशन दें, हम एक पत्ता भी नहीं हिलाएंगे, हम बिल्कुल एसओपीज को। मेरा सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो इस किस्म की जो फोर्स तैयार कर चुके हैं, ये अफगानिस्तान में वार लॉर्ड बने थे, कल को आप भी नहीं बच सकेंगे। वो किसी पार्टी के साथ होता तो नहीं है, वो तो रेंटेड होता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इकबाल साहब, तमाम तुलबा तंजीमें हों, इस्लामी जमीयत तुलबा हो या MSF हो या PSF हो या एनी हो ISF, कोई भी डंडा फोर्स या मसल्ला बरदार जत्था नहीं होना चाहिए। लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब जिनको 2017 के एंड पर 2018 के जिनको इस्लामाबाद बिठाया गया था, वो लोग कौन थे और जो कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी की थी वो किसके? इसलिए मर्ज करना चाहता हूं कि अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम और आइन हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन आइन क्रॉस दी बोर्ड सब एक जैसा होना चाहिए। राव साहब, आप समझ रहे हैं कि ये जिस वक्त ये चीज़ें मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता, यानी मजहबी जमातों ने एक तो उन्होंने शो आपका जो आज़ादी मार्च पर फजलुर रहमान साहब ने दिखा भी दिया, और वो मासूम बच्चे जो हैं वो जो स्कूलों में मदरसों में पढ़ते हैं, वो ज़ाहिर है अपने मौलवी की बात सारी मानते हैं, यतीमों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। इस किस्म की सिचुएशन जब मौलाना फजलुर रहमान अभी तक फाटा को नहीं मान रहे कि क्यों जम किया, हालांकि तो खुशी बात होनी चाहिए थी। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान पे भी उनका स्टांस जो है वो क्लियर, कायदा जिंदाबाद, वो हमारा नारा नहीं लगाते। इस टाइम पर अगर उनको वो फोर्स इन जमातों के साथ मिल के कोई खराबी पैदा करती है और पावर हासिल कर लेती है, तो क्या फ़र्क रह जाएगा? आप कॉलम लिखते रहेंगे जी ये ब्लॉग बन रहे हैं, और अफगानिस्तान की सिचुएशन तो यहाँ होती जा रही है। बहुत आपने संजीदा सवाल किया। इससे पहले मैं राना अरशद साहब ने जो फरमाया है उनके मुतालिक कुछ, अगर आप इजाज़त दें तो गुजारिश करना चाहूँगा। राना साहब ने पल्स के ऊपर हाथ रखा है। इन्होंने अवामी पल्स आपके सामने डिस्कस की है। बेजा गिरफ्तारियां हुई हैं। जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब मुल्तान तशरीफ ले गई हैं, नहीं करनी चाहिए थी। पॉलिटिकल वर्कर को जेल में नहीं डालना चाहिए था। दूसरी, ये जो इन्होंने राना साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक बात की है। दूसरी बात, इनकी जो दवाइयों की महंगाई की बात है, खाद की प्राइस की बात है, ये 100% ठीक है। जो PTI की पॉलिसी है अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दुनिया का कोई आदमी, ख्वाह वो इमरान खान साहब का जाती दोस्त हो, वो डिफेंड नहीं कर सकता इनकी पॉलिसी को। ठीक है, लेकिन अब हमने चलना है थोड़ा सा आगे। मैं राना साहब को 100 मार्क्स देता हूं क्योंकि ये हल्के में रहते हैं, इनका पूरा मुकम्मल पता है इन्हें कि क्या चीज कितनी महंगी हुई, और इसमें इनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल रियलिस्टिक है। ठीक है, अब मैं आता हूं सर सबसे खतरनाक पॉइंट की तरफ, जो है फजलुर रहमान साहब का पॉइंट। फजलुर रहमान साहब की पार्टी बुनियादी तौर पे जब इंडिया में वजूद में आई है तो उन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए तमाम जद्दोजहद की मुखालफत की है। आपके जहन में ये होना चाहिए, ये ऑफ रिपीटेड पॉइंट है, मैं वैसे ही रिपीट कर रहा हूं सिर्फ याद दिलाने के लिए कि ये पार्टी वो है। नंबर 2 सर, फजलुर रहमान साहब और इनके वालिद जो हैं बुनियादी तौर पे अफगान हैं। ये लोग, ये नासिर कबीले के लोग हैं, ये फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए। और इसके ऊपर बड़ी ले दे भी हुई थी क्योंकि एक सेनेटर थे इनके, उनको पाकिस्तानी मानने से अभी थोड़े से दिन पहले इनकार किया गया है, और मेरिट पे इनकार किया गया है क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं है। मैं पॉलिटिकल एजेंट रहा हूं, मैं अफगानिस्तान के नजदीक काम करता रहा हूं एज DC लोरलाई, मुझे पता है कि इन लोगों की स्ट्रिंग्स कहां से हिलती हैं। अब जमीयत उलमा फजलुर रहमान साहब मोहतरम है हमारे, एक देवबंद के एक बुजुर्ग हैं, मजहबी बुजुर्ग हैं, लेकिन सर ये पी कैप आर्मी की पहन के उनके साथ जो बंदे परेड कर रहे हैं और उनके साथ जो बातें हो रही हैं, ये तो सर कोई स्टेट इजाजत नहीं देनी चाहिए। और ये मुरासला जो लिखा है इसने इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, ये बहुत वीक बात की है उन्होंने। अब तक तो ये चीज को तहस नहस कर देना चाहिए था। ठीक है, क्या ये चीज जो है चाइना में अलाउड है? किसी मुल्क में भी अलाउ नहीं है, सर किसी मुल्क में अलाउड नहीं है। ये अबव द स्टेट बन गए हैं ये। और सर ये बात कहनी कि अगर कोई आपके खिलाफ डंडा चलाता है तो आपको भी मैं इख्तियार देता हूं कि आप डंडा चलाएं। भाई आप कौन है इख्तियार देने वाले? हु आर यू? हमें समझाएं कि आपकी लोकस स्टैंडर्ड क्या है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जमीयत उलमा जो फजलुर रहमान साहब PDM को टोटल मिसगाइड कर रहे हैं, PDM के अंदर वो मसाइल पैदा कर रहे हैं, और वो इतनी इंतहा पसंदी पे चले गए हैं
कि वहां से उनकी वापसी जो है वो तो शायद मुमकिन हो जाए, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि आज भी वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। लेकिन वो बाकी आदमियों को इतना तबाह कर देंगे पॉलिटिकल करियर उनका कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके ऊपर पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों को बहुत एहतियात से उनकी बातें सुननी चाहिए और अपनी पार्टी पॉलिसी। राव साहब इस तरफ आपने इशारा किया सुननी चाहिए, ये आपकी ख्वाहिश है और अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन अगर अफरादी कुव्वत पूरी करनी हो तो वो तो बेस्ट चॉइस। नहीं सर, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता सर। सर सबसे बड़ी मौसर सेंट्रल पंजाब की पार्टी मुस्लिम लीग है। ठीक है, देखें सर, इनके पास मोबिलाइजेशन है। मदारिस के बच्चों के हद तक आप इकबाल साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मदारिस के बच्चे उनके पास ज्यादा हैं, वो किसी भी जगह लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर। मियां हबीब साहब की तरफ मैं फिर आता हूं। मियां हबीब साहब बताइए, जो मैंने अभी बात किया ये बड़ी अलार्मिंग है। आप देखें कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहले हम सहमे बैठे हुए हैं, आपने देखा कि यहाँ खुद बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बड़ी एहतियात से गुफ्तगू करते हैं, छोटे से छोटे मदरसे का छोटा सा छोटा मौलवी भी उससे भी यानी यकीन करो सहम जाते हैं लोग कि भाई ये क्या होगा। इकबाल शाह साहब, हमने माजी करीब में देखा बेशुमार सपा बनी हुई थी, फोर्सेस बनी हुई थी, और हमें पता है जितनी कुर्बानियाँ इस मुल्क ने दे के और जितना नुकसान करके हमने उसको डाइवर्ट किया, वो उसको ख़त्म किया बड़ी मुश्किल से। और अब अगर कोई सियासी जमात ये सोचना शुरू कर दे कि मैं अपनी एक फौज तैयार कर लूँगा, मैं अपना डंडा बरदार फोर्स तैयार कर लूंगा, ये किसी को भी जेब नहीं देता। नहीं, और तादाद बहुत ज्यादा मियां हबीब साहब, लाइट मत लें। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप ये करना शुरू कर देंगे ना, फिर आप रियासत के अंदर एक और रियासत बनाने पर काम करना शुरू कर देंगे, और फिर आप दहशत गर्दी को भी नहीं रोक सकते, जिसको बड़ी मुश्किल से ढक्का लगाया। 2 मिलियन बच्चा पढ़ रहा है। मैं इसी तरफ इशारा कर रहा हूँ। सिर्फ फिर आप मौलाना फजलुर रहमान को अगर इजाजत देंगे कि वो फोर्स बना लें, तो फिर जो बाकियों पर पाबंदी लगाइए उनको भी फिर आपको इजाजत देनी पड़ेगी। वो भी फिर कहेंगे जी मौलाना बिल्कुल हम ना आलमी सतह पर इसके मुतहम्मल हो सकते हैं, ना पाकिस्तान के अंदर इसके मुतहम्मल हो सकते हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, इस पर बड़ी सख्ती से अमल होना चाहिए। और किसी को भी, वो मौलाना फजलुर रहमान हो, वो सिपाही साहबा हो, वो जो मर्जी हो, वो किसी भी, वो जमीयत उलमा पाकिस्तान हो, वो तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, किसी को जत्था बरदार फोर्स बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और इस पर सख्ती से अमल दरामद है। ये पाकिस्तान की बका का मसला है। कहना चाहते मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो मियाँ हबीब साहब और राव साहब ने बात की, देखें जी हम सब आइन के पाबंद हैं। हमारे जो इश्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट और अपोजिशन लाजम मलजूम है। आप देखें ना कि जुल्फकार अली भट्टो साहब के दौर में ज्यादा इससे मुखालफत क्या थी, लेकिन इसके बावजूद आइन पाकिस्तान बना, गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठी। फिर आप देखिए मियां नवाज शरीफ साहब, जब APC का बच्चों वाला इशू होता है, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब, जनरल रहल शरीफ साहब सेम डे जाते हैं, फिर APC होती है, फिर ज़र्ब अज़म का आगाज जो है वो भी बामी अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ। मुखालफत अपनी जगह पे है, आज भी PDM में हम सब एक दूसरे के अपोनेंट हैं, लेकिन इशू ये है कि अब इश्यूज को गवर्नमेंट अगर राब्ता करे, देखो आपकी आवाज लाइव जा रही है, अगर गवर्नमेंट आपसे राब्ता करती है कि आओ बैठे इस मसले पर, बाकी केस तो चलते रहेंगे इंडिविजुअल। अच्छा नहीं, उन्होंने वैसे एक राणा साहब ये भी क्लियर कर दें, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा जी करप्शन और ये जो इख्तिसाब है इसके अलावा तमाम मसाइल पर बैठकर बात हो नहीं। तो मियाँ साहब अब मुझे मैं अर्ज करूं, तो जब वो पायलट आया था और तमाम पार्टीज को बुलाया था चीफ साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब की चेयर लगी हुई थी, तो उसमें वो इशू था या करप्शन था? फिर जब गिलगित पर 1.5-2 माह पहले आपने पार्लियामेंट लीडर्स को बुलाया, तो यार इसलिए मैं कहता हूं कि खान साहब के जमीन आसमान का तजाद है और यही उनका किरदार है जो पाकिस्तान को कमजोर कर चुका है। महंगाई उनकी है कि तवज्जो अपोजिशन लीडर को पकड़ लो साहब। यार लचक है राणा साहब, आप अगर कोई कौमी इशू पर बात हो तो आप हमने तो हमेशा कहा कौमी इशूज पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और नेशनल डायलॉग होने चाहिए। इमरान खान साहब जो आइन की वायलेशन कर रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं अपोजिशन लीडर को तस्लीम नहीं करता, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये 2 जुमले बोल जी प्लीज प्लीज सर प्लीज मैं सर मुझे इजाजत दे दीजिए जी प्लीज सर। इंडिया में 3 दिन पहले हैदराबाद में इलेक्शन हुआ है और कंटेस्टेड इलेक्शन था बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज। आप यकीन फरमाएं दोनों पार्टियों ने, बीजेपी ने और मुसलमानों की जो पार्टी थी उसमें अवैसी साहब थे, उनका मैदान जंग सजा है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि धांधली हुई है, क्योंकि उनके इदारे मजबूत हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मजबूत है,
मैं राना साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, मैं हबीब साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि खुदारा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन बनाएं, अदरवाइज ये विशियस साइकिल है जो 70 साल से चल रहा है, कोई इलेक्शन के रिजल्ट को मानते ही नहीं है। तो खुदारा आप इलेक्शन कमीशन एक तगड़ा बनाएं और उसके बाद ये जो प्लेयर्स हैं इनकी सेटिस्फेक्शन ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब बड़ी मेहरबानी, मैं पैनल का शुक्रिया अदा कर। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। एक मौजूद रह गया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूरी दुनिया में ऐसे दो ममालिक रह गए हैं जहाँ पोलियो अब भी मौजूद है। हैरत अंगेज़ बात है कि यानी इन दोनों मुल्कों में क्या वजह थी कि अभी तक यानी दोबारा उसने सारा उठाया, और जो आदमी पोलियो का शिकार बच्चा हो जाता है वो सारी उम्र आप इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ उलमाए कराम ने भी बड़ी मेहरबानी की है। कल भी हमने देखा कि उन्होंने सब आवाम को ये रिक्वेस्ट की है कि कुछ लोग जो हैं वो इस बात पर आमादा नहीं हो रहे। मुझे खुद तजर्बा है, कई जगह हम वह कतरे पिलाने वालों की निगरानी पर होते थे तो कुछ लोग नहीं पिलाते। खुदारा ये बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएँ, क्योंकि ये हमारी आइंदा नस्ल है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो इस पर गौर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आप अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।